उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, मगर सर्जरी देखने की हिम्मत न जुटा सके। उन्होंने पादरी बनने का प्रशिक्षण लिया, मगर वहां भी बात नहीं बनी। तो आखिर में उन्होंने अपने एक विचार से दुनिया को हैरान कर दिया। विचार था कि हम आए कहां से हैं। ये थे चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने विकास क्रम का सिद्धांत लिखा था। भौतिकी में मेरे औपचारिक प्रशिक्षण और गैलीलियो तथा कोपरनिकस में मेरी दिलचस्पी के बावजूद मैं चार्ल्स डार्विन को इनसे ऊपर रखूंगा, क्योंकि डार्विन की विकास प्रक्रिया मानव और उस ज्ञान को ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। गैलीलियो, कोपरनिकस या आइंस्टाइन के साथ ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी खोज थी जिसके बारे में सोचा ही नहीं गया था। जब ब्रिटिश रॉयल नेवी ने एक वैज्ञानिक अभियान की योजना बनाई तो डार्विन को नेचुरलिस्ट का पद देने का प्रस्ताव किया गया। न तो उनके पिता ये चाहते थे कि वे जाएं और न ही जहाज के कैप्टन, लेकिन आखिरी पलों में डार्विन जहाज पर सवार हो ही गए। जब HMS बीगल जहाज दक्षिण अमेरिका के तट के पास से गुजर रहा था तो ये युवा वैज्ञानिक पेड़ पौधों और जानवरों की विविधता पर हैरान हो रहा था। जहाज पर एक ऐसा शख्स मौजूद था जो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था। उनके पास नफीस उपकरण नहीं थे, वो सितारों पर नजर नहीं गड़ाए हुए थे, वो माइक्रोस्कोप से किसी कोशिका का विश्लेषण भी नहीं कर रहे थे, वो तो बस देख रहे थे। गैलापागोस द्वीपों के पक्षियों को देखते समय ही डार्विन ने अपनी सबसे प्रसिद्ध खोज की। उन्होंने अलग अलग द्वीपों पर 13 अलग अलग तरह के फिंच पक्षी देखे। कुछ की चोंच लंबी थी तो कुछ की छोटी। वे ये सोचकर हैरान थे कि कुदरत ने किस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी फिंच पक्षियों को सुधारा है ताकि वे अपने माहौल के हिसाब से ढल सकें। उन्होंने प्राकृतिक चयन संबंधी अपने विचार को निखारना शुरू किया। यह विचार था कि अगर प्रजातियां अपने माहौल के हिसाब से न ढलें तो खत्म होने लगती हैं, और अगर वो ढल जाएं तो फलती फूलती रहती हैं। डार्विन ने ही सबसे फिट या सबसे तेज प्रजाति के जीवित रहने का सिद्धांत कायम किया, जिसकी सबसे लंबी गर्दन या सबसे तेज चोंच होगी। हजारों लाखों साल के दौरान इसी तरह प्रजातियां विकसित हुईं। डार्विन 50 साल की उम्र तक शोध करते रहे। 1859 में आखिरकार उनकी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज छप गई, जिसमें विकास क्रम के उनके सिद्धांत की व्याख्या थी। ये किताब एक ही दिन में बिक गई और फिर विवाद की शुरुआत हुई। 19वीं सदी के विक्टोरियाई इंग्लैंड में गॉस्पेल की ही बात सुनी जाती थी, और गॉस्पेल का कहना था कि ईश्वर ने पृथ्वी पर जीव बनाए। ऐसे में विकास प्रक्रिया की बात से सीधे बाइबल को चुनौती मिली। ये विवाद तब और बढ़ा जब डार्विन ने घोषणा की कि मानव प्रजाति भी विकास क्रम का ही हिस्सा थी, कि इंसान नर वानरों और बंदरों का वंशज था। डार्विन के दौर में ये बात तो अकल्पनीय ही थी। ये विचारधारा कि हम किसी कमतर जीव से विकसित हुए हैं लोगों को बेहद अपमानजनक लगती थी। बहुत से लोग तो ये बात सुनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जो सच था वो सच था। आज डार्विन के विचारों को व्यापक स्तर पर स्वीकारा जाता है, मगर इन पर विवाद इसलिए जारी है क्योंकि उन्होंने पृथ्वी के इतिहास में इंसान को उसकी खास जगह से हटा दिया था।